Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट लिमिटिंग के बारे में कि ये रेट लिमिटिंग होता क्या है, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम देखेंगे कुछ पॉपुलर रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को. सो स्टार्ट करते हैं and let me just minimize my screen so that you'll be able to see the entire screen well. Okay, so सबसे पहले समझते हैं रेट लिमिटिंग को. तो लेट्स से कि आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, तो उस एप्लीकेशन में आपके पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे, राइट. यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे. यूज़र्स विल बी योर क्लाइंट. सो दे विल मेक रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास. अब ये सर्वर क्या करेगा, ये उन रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स सेंड करेगा. तो सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा और ये बन जाता है हमारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. अब कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ यूज़र्स ऐसे आ जाते हैं जो कंटिन्यूसली स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. लेट्स से कि एक हमारा कोई यूज़र ए है, तो ये हमारे एप्लीकेशन में हमारे सर्वर के पास कंटिन्यूस स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करेगा. लेट्स से हो गई फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट. तो ऐसे वो कंटिन्यूसली हमारे सर्वर के पास स्पैम रिक्वेस्ट सेंड करता है. अब उससे क्या होता है कि सर्वर के पास कंटिन्यूस स्पैम रिक्वेस्ट आने से हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने लगते हैं. बेसिकली वो यूज़र्स हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है. लेट्स से कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है. अब इसमें मैं कंटिन्यूसली यदि रिफ़्रेश बटन हिट करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूट्यूब के सर्वर के पास, राइट. तो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करके रिफ़्रेश बटन हिट करके यूट्यूब के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. तो अब इस केस में सर्वर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती हैं और हमारा सर्वर ओवरवेल्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सर्वर के रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं. अब लेट्स से कि ये यूज़र ए जो है ये कंटिन्यूसली स्पैम रिक्वेस्ट कर रहा था. अब लेट्स से कि हमारे सिस्टम में कुछ जेन्युइन यूज़र्स आ जाते हैं. लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सिस्टम में ऐसे ये 3 जेन्युइन यूज़र्स आ गए. तो अब इस केस में क्या होता है, यदि ये यूज़र ए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ये यूज़र ए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो जेन्युइन यूज़र्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट भी फुलफ़िल नहीं हो पाती. उनकी रिक्वेस्ट को भी वेट करना पड़ता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज इस यूज़र ए ने होल्ड कर लिए. तो इस केस में हमारे जेन्युइन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उनके रिस्पॉन्स में डिले हो जाता है. और यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्लो एक्ट करने लगता है. तो इन स्पैम रिक्वेस्ट से बचने के लिए हमें एक रेट लिमिटर की नीड होती है. तो हम क्या करते हैं, हम एक रेट लिमिटर कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ सर्वर के आगे हम एक रेट लिमिटर लगा देते हैं. अब रेट लिमिटर लगाने से हम लिमिट कर सकते हैं कि किस रेट पर एक यूज़र आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है. लेट्स से कि हम डिसाइड करते हैं कि एक मिनट में एक यूज़र हमारे सर्वर को केवल 3 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. सो 3 रिक्वेस्ट पर यूज़र. तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक मिनट में एक यूज़र हमारे सर्वर को केवल 3 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. तो अब लेट्स से ये जो यूज़र ए था जो हमारे सर्वर के या सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब उसकी 3 रिक्वेस्ट जाएंगी इस सर्वर के पास. लेकिन जैसे ही ये यूज़र ए अपनी 4th रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर के पास, तो यहाँ पे ये रेट लिमिटर इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये इसकी 4th रिक्वेस्ट थी, ये यूज़र ए की 4th रिक्वेस्ट थी. तो ये इस यूज़र ए की 4th रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, या तो वो उसे बोलेगा कि कुछ टाइम के लिए वेट करो, जब ये 1 मिनट का टाइम इंटरवल ख़त्म हो जाएगा फिर ये यूज़र ए की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. तो यहाँ पे हमने रेट लिमिटर लगा के स्पैम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया या हमने उन रिक्वेस्ट को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया. तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे जेन्युइन यूज़र्स होंगे वो भी हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को या सर्वर के रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर पाएंगे. तो ये काम होता है हमारे रेट लिमिटर का. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आने वाली रिक्वेस्ट को रेट लिमिट कर दिया. हमने क्या बोला कि एक आईपी एड्रेस से हम केवल 3 ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे. एक आईपी एड्रेस से हम 1 मिनट में केवल 3 ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे.
तो ये देखा हमने रेट लिमिटिंग को। और अब यदि कोई यूजर स्पैम रिक्वेस्ट करता है या कंटिन्यूसली बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है, लेट्स से ये 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर देता है, तो अब इस केस में हम यूज़र को 4 to 9 एरर रिटर्न कर सकते हैं, 4 to 9 रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट। तो ये हम उसे रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं। अब रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करने की कुछ स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है वो है टोकन बकेट एल्गोरिदम। अब टोकन बकेट एल्गोरिदम में एक हमारे पास होती है बकेट। इस बकेट में हम बेसिकली टोकन्स को स्टोर करते हैं। अब टोकन्स क्या है इसे हम आगे देखेंगे। तो इस टोकन बकेट एल्गोरिदम में हम बकेट में टोकन्स को रखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस बकेट को कोई रीफिल कर रहा होगा, राइट। तो इस बकेट को जो रीफिल करता है उसे हम बोलते हैं रीफिलर सर्विस। तो ये कंटिन्यूसली एक फिक्स्ड रेट पे हमारी इस बकेट को रीफिल करता है। लेट्स से कि ये जो हमारा रीफिलर सर्विस है, ये 3 टोकन्स पर सेकेंड इस रेट पे, इस फिक्स्ड रेट पे हमारे बकेट को फुल कर रहा है, रीफिल कर रहा है। और ये जो हमारी बकेट है इसकी कैपेसिटी है लेट्स से एक बार में 5 टोकन्स को स्टोर करना, 5 टोकन्स को स्टोर करना। अब लेट्स से कि पहले सेकेंड में हमारे पास 3 यूजर्स आते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा कि हमारे बकेट में 3 टोकन्स आ चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे बकेट में 3 टोकन्स आ गए। ये रीफिलर ने हमारे बकेट में 3 टोकन्स को डाल दिया। अब लेट्स से कि फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास 3 यूजर्स आते हैं, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। तो ऐसे हमारे पास 3 यूजर्स आते हैं। तो तीनों एक एक टोकन को लेंगे। ये तीनों यूजर्स, लेट्स से ये हो गया हमारा फर्स्ट यूजर, तो ये इस टोकन को लेगा और अब ये इस टोकन को लेके इस सर्वर के पास जाएगा। तो अब ये जब सर्वर देखेगा कि ठीक है क्लाइंट के पास या यूजर के पास ये टोकन था, तभी वो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। यदि यूजर के पास टोकन नहीं है तो सर्वर उस यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा, उस यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये टोकन ले लिया हमारे यूजर ए ने। लेट्स से ये था हमारा यूजर ए, यहाँ पे हम बनाते हैं यूजर ए। तो ये यूजर ए ने एक टोकन ले लिया। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक और यूजर आता है यूजर बी, और ये यूजर बी ने एक और टोकन ले लिया। ये यूजर बी आया और इस यूजर बी ने एक और टोकन लिया और ये टोकन लेके गया सर्वर के पास। तो यहाँ पे ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर देखेगा कि ठीक है यहाँ यूजर बी के पास भी टोकन है, तो वो इसकी रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा। अब लेट्स से कि हमारा एक और यूजर आता है, लेट्स से ये हमारा एक और यूजर आता है यूजर सी। तो अब ये यूजर जाएगा और ये टोकन लेगा, बकेट में से टोकन उठाएगा और फिर ये टोकन लेके जाएगा सर्वर के पास। अब यहाँ भी सर्वर देखेगा कि ठीक है यूजर सी के पास भी टोकन है, तो वो इसकी रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा। अब लेट्स से कि एक और यूजर आता है, यहाँ पे एक और यूजर आता है यूजर डी। तो ये यूजर डी क्या करेगा, ये यूजर डी सबसे पहले जाएगा बकेट में और बकेट में वो देखेगा कि यहाँ पे तो एक भी टोकन नहीं है, राइट। तो अब इस केस में ये हमारा जो यूजर डी होगा, ये जो हमारा यूजर डी होगा, ये सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा डी होगा ये सर्वर को या सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे बकेट में टोकन खत्म हो गए थे। अब नेक्स्ट सेकेंड पे ये रीफिलर क्या करेगा, फिर से हमारे इस बकेट में 3 टोकन्स को रीफिल कर देगा। तो ये हमारे बकेट में ऐसे 3 टोकन्स को फिर से रीफिल कर देगा। तो अब नेक्स्ट सेकेंड में जो भी यूजर्स आएंगे वो इन तीनों टोकन्स को यूज करेंगे, तीनों टोकन्स को लेंगे और टोकन्स को लेके सर्वर के पास जाएंगे। सर्वर देखेगा कि इनके पास टोकन्स हैं तो वो इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा। अब लेट्स से कि एक ही सेकेंड में कोई यूजर आया, लेट्स से ये जो हमारा यूजर ए था ये आया और इसने एक साथ 3 टोकन्स ले लिए, बेसिकली 3 रिक्वेस्ट कर दी। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए उसने फर्स्ट टोकन को लिया और सर्वर के पास गया, सेकेंड रिक्वेस्ट के लिए उसने सेकेंड टोकन को लिया, थर्ड रिक्वेस्ट के लिए उसने थर्ड टोकन को लिया। तो अब इस केस में ये जो हमारा बकेट है ये वापस से एम्प्टी हो जाएगा। और अब इस केस में यदि कोई नेक्स्ट यूज़र आता है तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगी, उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा बकेट वापस से एम्प्टी हो गया।
अब लेट्स से कि यदि अगले 2 सेकेंड तक कोई भी यूज़र नहीं आता है अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो अब इस केस में ये रीफिलर फर्स्ट सेकेंड में क्या करेगा, इस बकेट को वापस से रीफिल करेगा। फर्स्ट सेकेंड में ये बकेट में 3 टोकन्स को डालेगा, 3 टोकन्स को डालेगा, 3 टोकन्स को रीफिल करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में ये वापस से 3 और टोकन्स को रीफिल करने का ट्राई करेगा। लेकिन अब जो यहाँ हमारी बकेट की कैपेसिटी थी वो थी 5 टोकन्स को प्रोसेस करना, नॉट सेकेंड, 5 टोकन्स को प्रोसेस करना। तो अब यहाँ पे ये रीफिलर नेक्स्ट सेकेंड में 3 और टोकन को यहाँ पे डालने का ट्राई करेगा, पर ये हो जाएगा टोटल नंबर 3 + 3 6। तो यहाँ पे ये रीफिलर अगले सेकेंड में केवल 2 और टोकन को ही पुश कर पाएगा, 2 और टोकन को ही इस बकेट में डाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे टोकन बकेट की कैपेसिटी थी 5 टोकन्स को प्रोसेस करना। तो अब देखते हैं हम इस टोकन बकेट एल्गोरिदम के कुछ ड्रॉबैक्स को। तो जो हमारा पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि हमारे बकेट एम्प्टी है, लेट्स से ये हमारा बकेट है और ये बकेट एम्प्टी है, और जो हमारे रीफिलर का रीफिल करने का रेट है वो है लेट्स से 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 20 टोकन्स को रीफिल करना, 5 सेकेंड्स में वो 20 टोकन्स को रीफिल करता है। तो अब इस केस में लेट्स से कि यहाँ पे उसने 20 टोकन्स को रीफिल किया, 20 टोकन्स को रीफिल किया, और नेक्स्ट सेकेंड कोई यूज़र आया, उसने कंटिन्यूसली 20 रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो ये सारे के सारे टोकन्स इस यूज़र, लेट्स से यूज़र ए को एलोकेट हो जाएंगे, राइट, सारे टोकन्स इस यूज़र ए को एलोकेट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेकेंड में ही ये हमारा बकेट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, हमारा बकेट यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। तो अब बकेट एम्प्टी हो जाएगा और लेट्स से कोई नया यूज़र आता है, यूज़र बी, तो अब इस केस में यूज़र बी को 4 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 सेकेंड तक और ये जो हमारा बकेट है ये एम्प्टी रहेगा। 4 सेकेंड के बाद हमारा ये रीफिलर इसे रीफिल करेगा, लेकिन 4 सेकेंड तक यहाँ पे यूज़र बी को वेट करना पड़ेगा। तो 4 सेकेंड यूज़र बी के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में डिले हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारी लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है कि यदि लेट्स से एक ही यूज़र ने, इस केस में यूज़र ए ने सारे के सारे टोकन्स को एक्वायर कर लिया, तो दूसरे यूज़र्स को काफ़ी वेट करना पड़ता है, दूसरे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो ये थे कुछ हमारे ड्रॉबैक्स इस टोकन बकेट एल्गोरिदम के। अब जो हमारी दूसरी एल्गोरिदम है उसे हम बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम। तो अब इस लीकी बकेट एल्गोरिदम में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बकेट होती है, ये हमारे पास एक बकेट होती है, लेट मी जस्ट रोटेट दिस बकेट। तो ये हमारे पास एक बकेट होती है, और इस बकेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को, लेट्स से हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, ये यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस बकेट में हम इन डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस बकेट में डालेंगे। लेट्स से हमारे सिस्टम में 2 और ये यूज़र्स हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट को भी हम इस बकेट में डालेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को इस बकेट में डाल देते हैं। अब इस लीकी बकेट एल्गोरिदम में हमारे पास ये बकेट में एक यहाँ पे होल होता है, हमारे बकेट में यहाँ पे होल होता है। तो अब इस होल की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली लीकेज होगा। यू कैन कंसिडर इट एज अ नॉर्मल बकेट, जहाँ पे यदि बकेट में होल होगा तो ऑब्वियसली पानी वहाँ से लीकेज होगा। तो यहाँ पे भी हमारे इस बकेट में हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक हमारा छोटा होल होगा। तो अब इस होल होने की वजह से क्या होगा कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से लीकेज करेंगी, राइट, यू कैन कंसिडर दिस कि यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट लीकेज करेंगी, और फिर ये रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर के पास, इस सर्वर के पास। तो अब यहाँ पे इस बकेट को रीफिल जब हम करेंगे, रिक्वेस्ट से रीफिल करेंगे, तो यहाँ पे इसका रेट हो सकता है लेट्स से 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, मतलब हम 1000 रिक्वेस्ट के रेट से, 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के रेट से इस बकेट को रीफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे लीकेज का जो रेट है वो ऐसा हो सकता है कि 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, मतलब जो हमारा लीकेज है या होल है, इसमें से सिर्फ 2 रिक्वेस्ट ही बाहर आ रही हैं, मतलब 1 सेकेंड में हमारी 2 रिक्वेस्ट ही बाहर आ रही हैं। तो जो सर्वर को मिलने वाली रिक्वेस्ट होंगी वो कम होंगी।
यहाँ पे जब हम बकेट में रिक्वेस्ट फिल कर रहे हैं तो उसका रेट क्या है 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, विच इज़ टू मच। पर यहाँ पे लीकेज या होल में से रिक्वेस्ट निकलने का रेट क्या है 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे सर्वर को मिलने वाली जो रिक्वेस्ट होती है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं वो कम होती हैं। इस वजह से सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक या लोड कम पड़ता है। इससे क्या होता है कि ये सर्वर के रिसोर्सेज को हम सही से यूज़ कर पाते हैं और सर्वर के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो यहाँ पे हम सर्वर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे रिक्वेस्ट देते हैं। यदि सर्वर की कैपेसिटी है केवल 2 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, 1 सेकेंड में 2 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, तो यहाँ पे हम बकेट होल से लीकेज से केवल 2 रिक्वेस्ट को ही जाने देंगे। तो ये होता है हमारा लीकी बकेट एल्गोरिदम। यहाँ पे हम बेसिकली रिक्वेस्ट को लीक करते हैं, रिक्वेस्ट का लीकेज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब लीकी बकेट एल्गोरिदम में सर्वर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट को लीक कराते हैं। तो ये देखा हमने लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब लीकी बकेट एल्गोरिदम का ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। तो अब इस केस में यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट लीक होने का रेट तो बहुत कम है, 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, लेकिन इस बकेट में रिक्वेस्ट आने का रेट बहुत ज़्यादा है, 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली इस बकेट की भी कुछ कैपेसिटी होगी, राइट। अब लेट्स से कि इस बकेट की कैपेसिटी है 2000 रिक्वेस्ट को स्टोर करना। तो अब 2000 रिक्वेस्ट स्टोर करने के बाद फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएंगी उनको काफ़ी सारा वेट करना पड़ता है, उनके रिस्पॉन्स में डिले हो जाता है। तो ये होता है इस लीकी बकेट एल्गोरिदम का ड्रॉबैक। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बकेट में, ये हमारी बकेट है, लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 2000 रिक्वेस्ट को रखना, 2000 रिक्वेस्ट को होल्ड करना। हमारे बकेट में आ रही है रिक्वेस्ट इस रेट से 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और ये जो हमारे सर्वर की कैपेसिटी है, यहाँ हमारा सर्वर है, इसकी कैपेसिटी है लेट्स से 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, पर सेकेंड में 100 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। तो फर्स्ट सेकेंड में ये 1000 रिक्वेस्ट आएंगी और यहाँ पे ये बकेट में स्टोर हो जाएंगी, राइट। अब इनमें से 100 रिक्वेस्ट को ये सर्वर प्रोसेस कर देगा, 100 रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस कर देगा, यहाँ पे लेफ्ट बचेंगी 900। अब नेक्स्ट टाइम वापस 1000 रिक्वेस्ट आएंगी, तो अब इन 1000 रिक्वेस्ट को भी हम बकेट में स्टोर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट वापस से जाएंगी प्रोसेसिंग के लिए सर्वर के पास। तो यहाँ पे हो गई टोटल 800 और ये 1000 न्यू रिक्वेस्ट आई, तो ये हो गई हमारे पास 1800 रिक्वेस्ट। मतलब हमारा बकेट का साइज़ हो गया अभी 1800, कैपेसिटी इसकी कितनी है केवल 2000। तो अब जो नेक्स्ट टाइम वापस से 1000 रिक्वेस्ट आएंगी, तो अब इस केस में इनमें से कुछ रिक्वेस्ट को, इनमें से लगभग 800 रिक्वेस्ट को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, इनके रिस्पॉन्स में काफ़ी डिले होगा। तो ये देखा हमने लीकी बकेट एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक। तो ये थी हमारी एक और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजी, रेट लिमिटिंग टेक्निक। और जो नेक्स्ट हमारी कुछ और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें आती है एक फिक्स्ड विंडो काउंटर और एक आती है हमारी स्लाइडिंग विंडो लॉग। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को हम इस रेट लिमिटिंग के पार्ट 2 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, and I guess this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks. Hey everyone, welcome back, welcome to this Ultimate System Design playlist series. और ये वीडियो इस रेट लिमिटिंग का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने रेट लिमिटिंग को समझा कि रेट लिमिटिंग होता क्या है, और हमने कुछ रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी देखा। हमने देखा उसमें टोकन बकेट एल्गोरिदम को, हमने देखा लीकी बकेट एल्गोरिदम को। अब इस वीडियो में हम कुछ और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माय स्क्रीन। ओके, तो जो हमारी पहली एल्गोरिदम है वो है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड साइज़ की विंडो लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे इस केस में हमने डिसाइड किया 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमारा सर्वर 1 सेकेंड में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो हमने ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिसाइड की, और जो अब हमारी फिक्स्ड विंडो होगी उसका साइज़ इस थ्रेशहोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा सर्वर 1 सेकेंड में मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ये हमारा थ्रेशहोल्ड वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम
फिक्स्ड साइज़ की विंडो बना लेंगे और जिसका साइज़ होगा 1 सेकेंड। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारी विंडो का साइज़ डिफ़ाइन कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम को हम सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर इम्प्लीमेंटेशन। तो इस केस में हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू था 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, इसलिए हमने विंडो का साइज़ लिया 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हमारे पास एक फ़िक्स्ड साइज़ की विंडो होती है। ये हमारी फ़िक्स्ड साइज़ की एक विंडो हो गई। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम दो एक्सिस लेते हैं। वाई एक्सिस पे रखते हैं हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को और एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम टाइम को। यहाँ पे ये टाइम हमने प्लॉट कर दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड सेकेंड, ये हो गया फोर्थ एंड सो ऑन। तो अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर को मैनेज करेंगे, काउंटर को मेंटेन करेंगे। अब ये काउंटर क्या करता है, ये हर विंडो में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करता है। तो अब देखते हैं कि फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो लेट्स से कि हमारे इस इंटरवल में हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आई। अब ये रिक्वेस्ट आई, लेट्स से ये रिक्वेस्ट आई, तो इनिशियली हमारी काउंटर की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है कि हम 1 सेकेंड में मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी एक विंडो बन गई, ये डॉटेड लाइन से हमने एक विंडो बना ली। तो बेसिकली हम इस एक विंडो में मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब ये हमारी पहली रिक्वेस्ट आई तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू थी 0। अब हमने देखा काउंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है, और हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है 3। तो हम देखेंगे, ठीक है, हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे और यहाँ पे सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, राइट। अब लेट्स से कि इसी इंटरवल में, मतलब 0 से 1 सेकेंड के बीच में कहीं पे 2 और नई रिक्वेस्ट आई हमारे पास, ये 2 नई रिक्वेस्ट आई। तो इस केस में भी हम देखेंगे काउंटर की वैल्यू अभी 1 है और हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3। तो हम इन 2 रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू को कर देंगे 1 से 3। अब यहाँ पे सर्वर इन 2 रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट होगा तो हमारी ये सेकेंड विंडो आ जाएगी, राइट, हमारी ये सेकेंड विंडो स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट्स से कि सेकेंड विंडो स्टार्ट होती है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम इस काउंटर की वैल्यू को वापस से 0 सेट कर देंगे, राइट, क्योंकि अब ये हमारा दूसरा विंडो स्टार्ट हो गया। तो इस दूसरे विंडो में भी हमें काउंट करना होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करना होगा, राइट। तो इसलिए हम काउंटर की वैल्यू को 0 पे सेट कर देते हैं। अब लेट्स से कि इस इंटरवल में हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट आती हैं। तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू 3, उससे कम है ये हमारे काउंटर की वैल्यू। तो हम इन दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे, सर्वर इन दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। तो अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब लेट्स से कि कुछ सेकेंड में, बेसिकली इसी इंटरवल में कुछ मिली सेकेंड के बाद 3 और नई रिक्वेस्ट आती हैं। तो हम देखेंगे कि ठीक है 3 और नई रिक्वेस्ट आई हैं। अब हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ हो चुकी है 2, हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3। तो सर्वर एक रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन अब जब ये 2 रिक्वेस्ट और आएंगी, जिन्हें हमने रेड में हाईलाइट किया है, तो जब ये 2 रिक्वेस्ट और आएंगी तो हमें इन 2 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा, राइट, क्योंकि अब हम हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर चुके हैं। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। और एक विंडो में, बेसिकली एक विंडो में, ऐसी एक विंडो में हम मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस विंडो में हमने ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया, इसे प्रोसेस कर दिया, इसे प्रोसेस कर दिया। तो अब हमें ये 2 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखा हमने एक और इंटरवल। अब नेक्स्ट इंटरवल में हमारा काउंट क्या होगा, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी वापस से 0। अब लेट्स से कि इस इंटरवल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास एक साथ 3 रिक्वेस्ट आती हैं। तो हम तीनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे, राइट, क्योंकि अभी काउंटर की वैल्यू है 0। तो हम तीनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे। अब लेट्स से कि इसी इंटरवल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और रिक्वेस्ट आती है। तो अब हमें इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू हमारी ऑलरेडी
थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर चुकी है। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं। तो हमने क्या देखा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में कि हम ऐसे टाइम इंटरवल्स लेते हैं। हम बेसिकली ऐसे विंडोज़ ले रहे हैं, 0 से 1 सेकेंड तक की विंडो, 1 से 2 सेकेंड तक की विंडो, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे हमने एक एक सेकेंड की विंडो ले ली, राइट। हमने क्या किया, एक एक सेकेंड की यहाँ पे विंडो ले ली। हमारी विंडो का साइज़ यहाँ पे फिक्स था। अब हमारे इस ग्राफ में कहीं पे 0.5 भी होगा, राइट। यहाँ कहीं पे हमारा एक 0.5 होगा, राइट, और यहाँ कहीं पे हमारा 1.5 होगा। तो अब हम यदि इस इंटरवल को लें 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1.5, यदि हम इस इंटरवल को लें और हम इसे एक विंडो माने, इसे एक विंडो कंसिडर करें, तो इस विंडो का साइज़ भी 1 सेकेंड है, राइट। जो हमने डिसाइड किया था कि हमारी विंडो का साइज़ 1 सेकेंड होगा। तो यदि हम इस टाइम इंटरवल को लेते हैं तो ये भी तो हमारी एक विंडो हो गई, राइट, और इसका साइज़ भी 1 सेकेंड है। तो इस केस में अब हम देखते हैं हमने कितनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। तो हमने 0.5 से 1.5 तक हमने एक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, एक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, एक इसे प्रोसेस किया और एक इसे प्रोसेस किया। अब हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3। हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। लेकिन हमने यहाँ पे एक ही सेकेंड में 4 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। हमने बेसिकली ये टाइम इंटरवल को लिया और इस विंडो में हमने 4 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू सिर्फ 3 थी, लेकिन हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारी फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारी स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। अब स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम को हम समझते हैं। तो इसमें भी हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड की। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 3 रिक्वेस्ट पर 5 सेकेंड। मतलब हमारा सर्वर हर 5 सेकेंड में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर विंडो को 5 सेकेंड का बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विंडो का साइज़ 5 सेकेंड होगा। तो ये हमने एक यहाँ पे विंडो बना दी। यहाँ से हमने 0 से 5 तक एक विंडो बना दी। और अब इस विंडो में हम मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। अब लेट्स से कि फर्स्ट सेकेंड पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है। तो ये रिक्वेस्ट आई। अब इस रिक्वेस्ट को हम इजीली प्रोसेस कर लेंगे, राइट, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तो हम इसे ईजिली प्रोसेस कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट का टाइम नोट कर लेंगे, हम इस रिक्वेस्ट का टाइम लॉग कर लेंगे। तो बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम में एक लॉग मेंटेन करते हैं। हम लॉग मेंटेन करते हैं और हम उसमें रखते हैं कि किस टाइम इंटरवल पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। अब लेट्स से कि ये हमारी रिक्वेस्ट आई फर्स्ट सेकेंड पे, तो हम इसे रिक्वेस्ट लॉग में इसकी एंट्री कर देंगे कि फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, राइट। अब लेट्स से कि थर्ड सेकेंड में यहाँ पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई। थर्ड सेकेंड में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम एंट्री इस रिक्वेस्ट लॉग में कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई, राइट। एक विंडो में हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई। मैक्स हमारी कैपेसिटी क्या है, 3 रिक्वेस्ट। हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई। हम एक काम करते हैं, हम इन रिक्वेस्ट को ऐसे कर लेते हैं कि हम इन रिक्वेस्ट को इन टाइम इंटरवल्स के बीच में रख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में इसे हम रख लेते हैं, 2 से 3 के बीच में, और हम इसका राउंड ऑफ ले लेते हैं कि लेट्स से यदि ये रिक्वेस्ट 0 से 1 सेकेंड के बीच में आई है तो हमने इसे 1 ले लिया, 2 से 3 के बीच में आई है तो इसे हमने 3 ले लिया, राइट। अब लेट्स से कि हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है। लेट्स से 4.5 सेकेंड पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, तो हम इसकी एंट्री भी कर लेंगे, राइट। इसकी भी एंट्री हम रिक्वेस्ट लॉग में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी
मैक्सिमम कैपेसिटी या थ्रेशोल्ड क्या था, 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। एक विंडो में बेसिकली 5 सेकेंड की एक विंडो में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। तो अब हमने यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट लॉग में रख लिया। अब लेट्स से कि 5th और 6th सेकेंड के बीच में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी विंडो को स्लाइड करना पड़ेगा, राइट। हमें, क्योंकि हमारी विंडो का साइज़ तो चेंज नहीं होगा, वो तो 5 सेकेंड ही रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने हमारी विंडो को स्लाइड किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 0 से 1 सेकेंड के बीच में जो रिक्वेस्ट थी वो इस विंडो के बाहर हो गई, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपायर्ड रिक्वेस्ट को या रिक्वेस्ट लॉग से इसकी एंट्री हटा देंगे। तो अब वापस से हमारे पास रिक्वेस्ट लॉग में केवल 2 रिक्वेस्ट हैं, 2 टाइम स्टैम्प है। हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 3। तो हम इस वाली को भी कंसिडर कर लेंगे, राइट। हम इसका टाइम भी रिक्वेस्ट लॉग में एंटर कर देंगे। तो ये रिक्वेस्ट आई हमारी 6th सेकेंड पे। अब लेट्स से कि 6th और 7th सेकेंड के बीच में हमारे पास 2 और रिक्वेस्ट आती हैं। 6th और 7th सेकेंड के बीच में हमारे पास ये 2 और रिक्वेस्ट आती हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारी विंडो का साइज़ क्या है, 5, राइट। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम इसे विंडो को स्लाइड करेंगे, राइट। हमारी इस विंडो को वापस से स्लाइड करेंगे। अब ये विंडो आ जाएगी हमारी 2 और 7 के बीच में। तो अब हम देखते हैं 2 और 7 के बीच में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट है। हमारे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं। हमारे पास एक ये वाली रिक्वेस्ट है, एक ये वाली रिक्वेस्ट है, एक ये वाली रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं। हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू भी 3 है और हमारे रिक्वेस्ट लॉग में ऑलरेडी 3 एंट्रीज़ हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब लेट्स से कि हमारी 7th सेकेंड और 8th सेकेंड के बीच में एक और रिक्वेस्ट आती है। हमारी 7th और 8th सेकेंड के बीच में एक और रिक्वेस्ट आती है, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये हमारी विंडो हम वापस से स्लाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम हमारी विंडो को वापस से स्लाइड करेंगे। तो अब ये विंडो हो जाएगी 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में। अब यहाँ पे 3 और 8 के बीच में हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, ये और ये रिक्वेस्ट क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट हमारी एक्सपायर्ड हो गई। एक्सपायर्ड इन द सेंस ये जो हमारा टाइम था ये एक्सपायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट को, ये 3 सेकेंड वाली रिक्वेस्ट को ये रिक्वेस्ट लॉग से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास टोटल रिक्वेस्ट लॉग में 2 रिक्वेस्ट है, राइट। और यहाँ पे हमने स्लाइड किया तो हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, ये 2 हम रिजेक्ट कर चुके थे। अब ये जो हमारी एक और रिक्वेस्ट आएगी इसे भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसकी एंट्री भी हम रिक्वेस्ट लॉग में कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी ये एक और एंट्री आ जाएगी। तो ऐसे काम करता है हमारा स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। बेसिकली हम रिक्वेस्ट का लॉग मेंटेन रखते हैं और जैसे ही हमारा एक्सपायर्ड टाइम विंडो के बाहर जाता है, जैसे इस केस में या हमारा विंडो के जैसे ही बाहर गया, एक्सपायर्ड टाइम हमारा विंडो के बाहर गया, तो हम उसे रिक्वेस्ट लॉग से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये देखा हमने स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो है स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा एक स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम और हमने देखा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो ये जो हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम का और फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम का। तो यस, इट्स अ हाइब्रिड अप्रोच। तो अब इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम का, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में भी हमारे पास ऐसी विंडोज़ होती हैं, फिक्स साइज़ की विंडोज़ होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ये रिक्वेस्ट यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जा रहे थे हम तो हम उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे थे, और यदि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे थे, यदि काउंटर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे थी तो हम उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दे रहे थे। अब लेट्स से कि इस 3 से 4 सेकेंड के बीच में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, यहाँ कहीं पे एक और रिक्वेस्ट आती है। अब
आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये लेट्स से 100% है, 100% है, राइट। अब लेट्स से कि 0.1 सेकेंड पे 0.1 सेकेंड पे यदि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सिर्फ 10% है, राइट, ये इसका 10% है। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट आई, ये वाली हमारी रिक्वेस्ट आई, ये आई 3.1 सेकेंड पे। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम इतना पार्ट लेते हैं, तो हम इतना 10% पार्ट यहाँ का लेते हैं और रेस्ट 90% पार्ट हम यहाँ का लेते हैं, रेस्ट 90% पार्ट हम इस साइड का लेते हैं। तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ हमारे पास 10% में एक रिक्वेस्ट आ गई, राइट, तो अब हम पीछे के 90% में देखेंगे, पीछे के 90% में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट हैं। अब लेट्स से कि हमारे पिछले विंडो के, बेसिकली हम अभी किसमें, इस विंडो में थे। अब लेट्स से कि हमारे पिछले विंडो के 90% में ये रिक्वेस्ट नहीं है। लेट्स से कि हमारा ये जो 90% है, ये इसके इस साइड वाला पार्ट है, ये हमारा 10% पार्ट है और ये हमारा 90% पार्ट है। तो अब क्या होगा कि हम इस विंडो का 10% लेंगे और पिछली विंडो का 90% लेंगे। हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये हो गई और यहाँ पे प्रीवियस मतलब पिछली विंडो के 90% में हमारे पास यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी, राइट। तो हमारी प्रीवियस विंडो के 90% में एक भी रिक्वेस्ट नहीं थी, राइट। तो हम इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे क्योंकि हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट तो 3 थी, यहाँ पे हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट है, तो हम इसे अप्रूव कर देंगे। तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, लेट्स से हम इस विंडो में हैं और ये हमारा पार्ट है लेट्स से 20%, ये 100% का ये 20% है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस जो हमारा विंडो है उसका 80% लेंगे, राइट, हम उसका प्रीवियस 80% लेंगे। अब लेट्स से यहाँ कहीं पे हमारा ये 80% आ रहा है, यहाँ कहीं पे हमारा ये 80% आ रहा है। तो 80% में ऑलरेडी हमारे पास 2 रिक्वेस्ट थी, राइट, जिन्हें हमने अप्रूव किया था। अब यहाँ पे 20% में भी 2 रिक्वेस्ट आई, तो हम इस रिक्वेस्ट को तो अप्रूव कर देंगे, लेकिन इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक विंडो में हम मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्लाइडिंग विंडो एक तरीके से मेंटेन करते हैं। हम अलग अलग विंडोज़ का पार्शियल पार्ट लेते हैं। लेट्स से इस विंडो का हमने 20% ले लिया, तो हम प्रीवियस विंडो का 80% लेते हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पे इस केस में हमारी जो स्लाइडिंग विंडो हो जाएगी वो ऐसी कुछ हो जाएगी, हमारी ऐसी कुछ हो जाएगी। लेट मी जस्ट ट्रांसपेरेंट इट। तो ये हमारी विंडो हो जाएगी ऐसी। ओके, तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम को समझा, हमने स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम को भी समझा, और हमने एक और एल्गोरिदम देखी, स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम, जो कि एक हाइब्रिड अप्रोच थी और ये कॉम्बिनेशन थी स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम का और फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम का। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. We'll see you in the next video. So till then, bye bye. Show some love. Thanks.